मेरे चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में सीखने का अमल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम हमेशा सीखते रहते हैं और एक उस्ताद होने की हैसियत से जब तक हम चीजों को सीखते नहीं है, जब हम ये समझ लेते हैं ना कि हमें सब कुछ आ गया है, हमने सब सीख लिया है, तो जिस तरह ठहरे हुए पानी में बदबू पैदा होती है, उसी तरह से फिर जो शख्सियात होती है ना, उनमें से भी बदबू आने लगती है, क्योंकि गरूर और तकब्बुर जो है वो इंसान की सारी खूबियों को मान कर देता है। तो जब उस्ताद को सीखना है और सीखना भी किसके लिए है, अपने बच्चों के लिए है, तो फिर अल्लाह पाक उसमें ज़हन को वसी कर देता है, सीखने के अमल में आसानियां पैदा फरमा देता है। तो जब हम एजुकेशनली अपने करियर को शुरू करते हैं और बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये है कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या है। सो जो हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज द चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी, आप देखें कि जिस तरह से कोई बच्चा अगर बीमार होता है, तो जब तक हमें चीजें डायग्नोज नहीं होती हैं कि उसकी बीमारी क्या है, तब तक तो हम उसकी दवाई नहीं दे सकते उसको, जब तक कि हमें उसका मसला नहीं पता चलेगा। आपके बहन भाई भी होंगे, फैमिली में और भी बच्चे होंगे, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि डायग्नोसिस के बगैर हम उनको मेडिसिन देना शुरू कर दें? ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। क्या होता है ऐसा? जब तक हम डायग्नोज नहीं करते। सो इसी तरह से जिस तरह जिस्मानी बीमारियां होती हैं, जिस्म की नफ्सियात होती है, ऐसे ही ज़हन की नफ्सियात होती है। उसको समझते हुए ही हम एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। सबसे पहले आता है कि exploring the intricate connections and rapid growth of the young brain, laying the foundation for future cognitive abilities. अब हमें समझना क्यों जरूरी है, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना क्यों जरूरी है? आपके ख्याल में क्यों जरूरी है? रेज योर हैंड्स, कौन इसमें अपनी राय दे सकता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी समझना क्यों जरूरी है? आप एक टीचर हैं, क्यों आपके लिए जानना जरूरी है? सर प्लीज आप बताइएगा, क्यों आपके ख्याल में जानना जरूरी है चाइल्ड साइकोलॉजी को? बिल्कुल। और आपके ख्याल में क्या सब बच्चों की साइकोलॉजी सेम होती है? वेरी करती है, सारे बच्चे जो है वो वेरी कर रहे होते हैं। सो उनकी जो एबिलिटीज है उसको ग्रूम करने के लिए हमारा काम क्या होता है? बच्चों की पर्सनालिटी को ग्रूम करना। सो अगर हमें उनकी काट छांट करनी है, जैसे माली है, अगर उसको यही नहीं पता होगा कि मैंने गुलाब के पौधे की काट छांट कैसे करनी है और मैंने जो मोतिया है उसकी काट छांट कैसे करनी है, अगर उसको समझ नहीं होगी तो फिर क्या होगा? सारे के सारे बाग का सत्यानाश हो जाएगा, खराब कर देगा वो, उसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, उसकी खुशबू खत्म हो जाएगी, उसके फूल नहीं लगेंगे। सेम इज द केस विद द टीचर कि अगर उस बात को यही नहीं पता होगा कि मैंने किस बच्चे को कैसे डील करना है, उसकी साइकोलॉजी को मैंने कैसे अंडरस्टैंड करना है, और फिर ना सिर्फ उसको फाइंड आउट करना है बल्कि उसके सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करने हैं। सो इट इज वेरी मच नेसेसरी कि हमें ये पता हो कि उसकी एबिलिटीज को ग्रूम करने के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है, अंडरस्टैंडिंग द क्रूशियल रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन शेप ऑफ अ चाइल्ड सोशल इंटरेक्शंस एंड मेंटल वेलबींग। यहां पे पॉइंट आया सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन से क्या चीज आपके माइंड में आती है? एनीवन एल्स? सोशल इंटरेक्शन, बच्चे का सोशल इंटरेक्शन क्या हो सकता है आपके ख्याल में? ये आप बताएं प्लीज। तो पार्टिसिपेट क्या करें? वो अक्सर आप बच्चों से कहते हैं ना, नाराज होते हैं कि बोलते ही नहीं हो, समझ नहीं आती है। सो एज यू पीपल विल बिहेव, आपके बच्चे भी वैसे ही आंसर करेंगे। सो पार्टिसिपेट करें, डोंट फील एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। मैं बिल्कुल आपकी तरह से हूँ, जैसे आप उस्ताद हैं मैं भी एक उस्ताद हूँ। सो डोंट फील एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, डिस्कस करेंगे तो चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन का मकसद सिर्फ सुनना और उसको सुनकर यहाँ दफन कर देना नहीं होता। ट्रेनिंग सेशन का मतलब ये होता है कि आप चीजों को सुने, समझें और फिर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें।
अगर इतनी सी भी बेहतरी आपकी टीचिंग में, आपके बच्चों के अंदर आ जाती है, तो बिलीव करें कि फिर इसका मकसद पूरा होगा। लेकिन ये सिर्फ आपके पार्टिसिपेशन से होगा। तो गलत भी हो, आप अपनी बात जरूर कम्युनिकेट करें। तो सोशल इंटरेक्शन कौन से होते हैं? जी प्लीज। यस, वेरी गुड। थैंक यू सो मच, सिट डाउन प्लीज। एग्जैक्टली। अब बच्चे का इंटरेक्शन किनसे होता है? पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, उसके क्लास फेलोज हैं, उसके टीचर्स हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो स्टूडेंट है वो बच्चों के साथ, उसका क्लास फेलोज के साथ कैसा बिहेवियर है। क्या वो उनसे चीजें शेयर करता है? क्या वो उनकी बातों पर रिएक्ट करता है? क्या वो बहुत लाउड उनको डील करता है, रिस्पॉन्ड क्विकली करता है? क्या वो जो दूसरा दोस्त उसका अगर कोई पोजीशन सिक्योर करता है तो क्या वो उसे जेलसी तो महसूस नहीं कर रहा? क्या वो पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ रहा है या उसके अंदर नेगेटिविटी वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है? अब दूसरी बात आ जाती है कि उसका आपके साथ बिहेवियर कैसा है। होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं कि आप उनको डांटते हैं तो रिएक्ट करते हैं। कभी ऐसा होगा कि जब आप किसी बच्चे को डांटे तो वो आगे से आपको फील होता है कि हाँ भाई यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, ये मुझे आगे से जवाब दे सकता है। खास तौर पर बॉयज में, जो बॉयज को डील करते हैं, वहां पर ये चीज जब बच्चे चले जाते हैं, 9th क्लास तक पहुंच जाते हैं, तो वहां ये प्रॉब्लम थोड़ी हमें ज्यादा देखने को मिलती है कि थोड़ा सा डर लगता है कि अच्छा ये आगे से जवाब ना दे दे। जो गर्ल्स होती हैं वो थोड़ा ओबीडियंट ज्यादा होती हैं, उनके बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जो आपको रिएक्ट करने वाले हों। तो सोशल बिहेवियर आपने ऑब्जर्व करना है, लेकिन ऑब्जर्व तो तभी हम करेंगे जब हमें पता होगा कि हमें ये काम करना है। जैसे वुमेन के अंदर मेंढक होता है ना, उसको ये पता होता है कि यही मेरी दुनिया है, मुझे बस इधर ही तैरना है, मुझे तो बाहर समंदर में जाना ही नहीं है। सो हमें कुएं के मेंढक नहीं बनना, हमें अपना कैनवस जो है उसको वसी करना है, अपनी सोच को वसी करना है। जो चीजें हमने अपने स्टूडेंट करियर में नहीं सीखी थी, अब हमें बिंग टीचर उनको देखना है, उनको ऑब्जर्व करना है। जरूरी नहीं होता कि आपने सारी चीजें एक्सपीरियंस की हो। यू शुड बी वेरी गुड ऑब्जर्वर। आप अगर अच्छा मुशाहिदा करने वाले हैं तो फिर आप बच्चे की साइकोलॉजी को, उसके इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बट आपका मुशाहिदा बहुत अच्छा होना चाहिए, और मुशाहिदा अच्छा होने के लिए आपके अंदर, वो जैसे आप सुनते हैं ना, अक्सर आपके पेरेंट्स कहते होंगे जो हमारे उस्ताद थे वो बहुत अच्छे थे। सुना है जुमला? अब वो उस्ताद नहीं रहे, क्या वजह है आपके ख्याल में? हम सारे उस्ताद है ना, आप भी सारे टीचर्स हैं, क्या वजह है कि जो आप कहते हैं कि हमारे उस्ताद बहुत अच्छे थे या हम शागिर्द बहुत अच्छे थे और हमारे शागिर्द अच्छे नहीं है, कोई रीजन है आपके जहन में इसकी? कुछ समझ आता है? अच्छा चलिए, जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये है कि जैसे एक माँ अनकही बात को समझ लेती है। कभी ऑब्जर्व किए, घर में कोई फंक्शन हो, गैदरिंग हो, और माँ बैठी हो और बच्चा दरवाजे में आता है, दरवाजे में आके वो माँ की तरफ देखता है, कहता कुछ नहीं मुंह से, सिर्फ देखता है। माँ को फौरन समझ आ जाती है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। कि शायद आपने बहुत दफा इसको देखा हो, खुद भी ऐसे किया हो कि अपनी माँ को सिर्फ देखा हो और माँ ने समझ लिया हो कि आप क्या चाह रहे हैं। तो जो माँ समझ नहीं सकती है, फिर मेरा ख्याल है उसके अंदर वो जज्बात और वो एहसास ही नहीं होते हैं। इसी तरह से उस्ताद चूंकि रूहानी माँ बाप की तरह होता है, अगर उसको यही नहीं पता कि मेरा बच्चा इस टाइम इमोशनली किस कंडीशन में है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो उस्ताद नहीं होता। आज भी बहुत से अच्छे असातिज़ा मौजूद हैं, लेकिन वो असातिज़ा जो अनकही बात को समझ लेते हैं, उनको पता होता है कि उनके बच्चे के इमोशनली क्या इश्यूज हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा क्लास में परफॉर्म करे, तो आपको उसकी जो साइकी है उसको समझना जरूरी है। अब आपकी क्लास में सपोज 20 स्टूडेंट्स हैं, 20, 25, 30 यही रेंज होती है ना स्टूडेंट्स की। उसमें कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत मुस्कुराते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, गपशप करते हैं। कुछ होते हैं जो बार बार क्वेश्चन कर रहे होते हैं। कुछ होते हैं जिनका हाथ पकड़ कर भी ऊपर करें तो फिर नीचे चला जाता है।
कुछ होते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं, पीछे बैठे रहते हैं, सारे वेरी कर रहे होते हैं। अब आपको वहां पर क्या करना होता है, आपको ये देखना होता है कि हर बच्चे को उसकी ईगो को हर्ट किए बगैर, उसके इमोशंस को डिस्टर्ब किए बगैर बाकी सबके साथ लाके खड़ा कर। अब अगर एक बच्चा नालायक हो, सपोज सबक नहीं याद करता, क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो टेक्निक यूज करते होंगे ना, कोई टेक्निक यूज करते हैं कि नहीं? कुछ नहीं यूज करते। यस, दिस इज वेरी गुड पॉइंट कि उसको शॉर्ट दे देना। अब काम ना करने की कुछ ना कुछ तो वजह होगी। वो वजह क्या हो सकती है? सबसे पहला एस्पेक्ट उसमें क्या हो सकता है कि वो बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब हो सकता है। इमोशनली डिस्टर्ब कैसे हो सकता है? उसको काम नहीं आया था, आपने उसको क्लास में खड़ा किया और सारी क्लास के सामने उसको खूब डांटा। डांट देते हैं ना अक्सर हम, उसको खूब डांट पिलाई। हम तो ये महसूस ही नहीं कर पा रहे कि वो सबके दरमियान खड़ा हुआ किस तकलीफ और किस अजियत से गुजर रहा है। उसके घर में बहुत सारे इश्यूज थे, उसकी माँ बीमार थी, या उसके माँ बाप का आपस में झगड़ा था, या खाने के लिए घर पे कुछ मौजूद नहीं था, व्हाटएवर द रीजन वाज, जिससे आप बेखबर हैं, लेकिन आपने अनजाने में, बेखबरी में उसको इतना डांट दिया उसकी वजह जाने बगैर कि उसको, उसके अंदर जो एक थोड़ी सी उम्मीद थी कि अच्छा मैं कोशिश करूंगा बेहतर होने की, लेकिन आपकी डांट के बाद समझो क्या होता है, बच्चा बिल्कुल ही बैठ जाता है। सो इमोशनली चीजों को समझे बगैर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी भी इस बात पे फोकस ना करें, वो जैसे अक्सर पुराने वक्तों में माँ बाप कहते थे कि इसको मार के इसकी खाल उतार दें और हड्डियां हमें वापस कर दें। बट मैं ये कहती हूँ कि मार से आप किसी को सुधार नहीं सकते हैं, सिर्फ प्यार से आप सुधार सकते हैं, चाहे जैसे भी बच्चे हों। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैं ऐसी क्यों कह रही हूँ।